दोस्तों अपना चौथा मुकाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार देख लिए, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। देन इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए वी हैव टू क्रिएट गुड जॉब्स, और वो केवल फॉर्मल सेक्टर की फॉर्मल जॉब्स ही ऐसा कर सकती हैं। बट वो लागू करने के लिए रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल हो रहा है, अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड ईपीएफ एक्ट। वो क्या उसके आयाम थे हमने बात करी। और ये ईपीएफ के अंदर ही अलग अलग रिफॉर्म्स के लिए सरकार ने टैक्सेशन में ये विड्रॉल के वक्त, ये रिटायरमेंट एज के अंदर ये वो सब बातें करी थी, और फिर लोटे की तरह वो लुढ़क गए थे और सारी चीज़ स्क्रैप कर दी गई। तो पूरा क्या मसला था हमने पुराने वीडियो में देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तीन चीज़ देखनी है मेक इन इंडिया के अनुसंधान में। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने छोटे शहरों की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, ऐसा सर्वे बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? लास्टली स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए क्या स्कीम और उसका क्रिटिसिज्म। ऐसा चाहिए पूरा बैकएंड में मेक इन इंडिया तो पुरानी जो बात थी वही चल रही है, तो बैकएंड थियरी आप ये L5 सीरीज खुद से देख लेना। हम सीधा आते हैं कि मेक इन इंडिया के नाम पे भारत के अंदर ही डिफेंस की वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा हो। ओके, उस अनुसंधान में क्या चल रहा है? 2013 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी, बट वहाँ पर कुछ खामियां थी, तो सरकार ने धीरेन्द्र सिंह कमेटी बनाई, जिसके सुझाव के अनुसार ये नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 बनाई गई है। मुद्दा ये है कि सरकार को ये मशीन गन, मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट कुछ खरीदना है तो नोटिफिकेशन निकालेगी, टेंडर निकालेगी, और जब मतलब ये खरीदी करनी होगी, प्रोक्योरमेंट करना होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे देंगे? देशी स्वदेशी चीज़ों को, मतलब बाय इंडियन, जहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी विल बी गिवन टू IDDM, दैट इज इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। भारत के अंदर ही उसका रिसर्च डेवलपमेंट किया हो, डिज़ाइन किया हो और उत्पाद किया हो, वैसे लोगों को। मतलब आप विजुलाइज कर सकते हो, अनिल कपूर ने खुद से कोई नई रिवॉल्वर ईजाद कर दी हो, देन ही विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आएगी बाय एंड मेक इंडियन, मतलब कि टॉम क्रूज सपोज ही इज़ अ फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, OEM, और वो अपनी टेक्नोलॉजी अनिल कपूर को देता है कि तुम ऐसा करके यहाँ पर उत्पादन करना, मेरे को इतना रॉयल्टी या हिस्सा दे देना, और भारत के अंदर ही उस चीज़ का फिर मेक इन इंडिया किया जाए, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक दैट। तो वो होगी बाय एंड मेक इंडियन, उसको मतलब सेकंड या मिडिल ऑर्डर प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट फंडेड, इंडस्ट्री फंडेड, मेक एंड बाय, मेक इंडियन, टेक्निकल बहुत सारे बीच में कैटेगरीज हैं। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सारा दिमाग में रखने का कोई मुद्दा नहीं है। याद ये रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? स्वदेशी अनिल कपूर। देन मिडिल ऑर्डर प्रायोरिटी कि अनिल कपूर टेक्नोलॉजी अपने माफ़ कीजिएगा, टॉम क्रूज अपनी टेक्नोलॉजी अनिल कपूर को दे दे। एंड लास्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? विदेशी चीज़ को देंगे, मतलब बाय ग्लोबल। कोई फॉरेन कंपनी जो फुल्ली फर्निश्ड चीज़ पैक करके, बबल रैप करके भारत में भिजवा देती है, बट हमको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देती, हमारी लोकल इंडस्ट्री को कोई प्रोत्साहन नहीं देती, समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीज़ होगी तो लास्ट प्रायोरिटी देंगे उसे। सो दैट विल बी बाय ग्लोबल फॉरेन कंपनी। ओके, आराम से याद रह जाएगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? स्वदेशी अनिल कपूर, फिर कि टॉम क्रूज अनिल कपूर को टेक्नोलॉजी दे दें, लास्ट ऑर्डर या मिनिमम प्रायोरिटी तो टॉम क्रूज से सीधा पेटी पैक वहीं से बबल रैप खरीद के लेके आएंगे। आगे एक और बात चर्चा में रहती है, ऑफसेट पॉलिसी। मान लो भारत सरकार ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से उनका फाइटर जेट खरीदना है, ऑब्वियसली हम लोग उनको डॉलर के अंदर भुगतान करेंगे, बट उस वक्त अगर सरकार ये बोले कि 30% विल हैव टू बी ऑफसेट अगेंस्ट द परचेज या ऐसा कुछ, तो मतलब कि अगर $100 हमने उनको दिए हैं तो सामने $30 उस कंपनी में वापस भारत के अंदर निवेश कर देना होगा, या फिर कि भारत से कुछ मटेरियल, माल सामान खरीद लेना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट पॉलिसी। ऑफसेट पॉलिसी के फायदे क्या हैं? दो फायदे हैं। फर्स्ट, भारत के अंदर से $100 उड़ के जा रहे थे, कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर अपना आउटफ्लो हो रहा था, उसके सामने अब 70 रुपये ओनली गोन 30 वापस निवेश हो रहा है, राइट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भारत को स्ट्रेस कम रहेगा, एक बात। दूसरा, जब ये लॉकहीड मार्टिन वाले भारत से कोई चीज़ खरीदेंगे या लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो अपने उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, वो भी फायदा हो गया। पुरानी पॉलिसी में ये था कि 300 करोड़ या उससे बड़े का ऑर्डर होगा तब ऑफसेट पॉलिसी लागू हो जाती थी, बट लेटेस्ट पॉलिसी में उसको थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया कि 2001 करोड़ या उससे बड़ा प्रोजेक्ट होगा तभी वहाँ पर कंपनी में वापस ऑफसेट में पैसा डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के अंदर छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग ये
डिस्काउंट इस प्रकार से मांगते रहेंगे। अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में ये सब करने से क्या अच्छा बुरा होगा, लंबी चौड़ी एनालिसिस आपको हिंदू IDSA वगैरह में मिल जाएगी। अभी क्योंकि प्रीलिम करीब है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाऊँगा नहीं। हम ये समझ लेते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इज ओवर। प्रीलिम में क्या याद रखना है कि भाई कौन सी कमेटी थी, तो बोले धीरेन्द्र सिन्हा कमेटी थी। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, अनिल कपूर टॉम क्रूज जिंदाबाद। ऑफसेट पॉलिसी क्या है, उसके क्या फ़ायदे वो भी समझ लिया अजर सिंह रीजनिंग के लिए। तो मतलब ये मुद्दा खत्म। आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल शिफ्टिंग। आपको पता होगा कि मेक इन इंडिया जब से आए तो बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो कुछ होगा नहीं, खड्डे में जाएगा एंड सो ऑन। नए सर्वे ने ऑब्जर्वेशन ये दिया कि चीन ने भी शुरुआत जब की थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो पहले दिन से कोई लैपटॉप या आईफोन मोबाइल नहीं बना रहे थे। पहले वो डेटा केबल, रिचार्ज केबल, ईयरफोन, छोटी मोटी चीज़ बना लेते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते आज वो उस मुकाम पर है कि इनका ये शेंजन प्रांत, वहाँ पर फॉक्सकॉन सिटी ही बन गया है पूरा, जो है कि 4 लाख लोग एक ही काम करते हैं, आईफोन बनाना है। मतलब कि लो एंड टेक्नोलॉजी से भी अगर आप साइकिल बनाना भी आज चालू किया तो भविष्य में आप ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन कुछ भी बना सकते हो। धीरे धीरे प्रगति होती है। सभी ये एशियन जायंट्स हैं। इसी प्रकार लो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना मेक इन लेटर से साउथ कोरिया किया था और आज वो आगे बढ़ गए, जिसके चलते उनका GDP भी बढ़ा है। एक्सपोर्ट जो करते थे उन चीज़ों की क्वालिटी, बास्केट, वैरायटी भी बढ़ी है। और भारत के अंदर भी ये होने वाला है, इसलिए हमको ये करना चाहिए। वहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है यहाँ पर, उसमें से आधी तो महिलाएं हैं। एज सच भारत के अंदर कॉटन या लेबर की बात करें तो विपुल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश और वियतनाम वाले अपने से आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ज़्यादातर लेबरर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हैंडलूम और चरखा और मतलब हैंड हेल्ड चीज़ें करते हैं। तो वो एक दिन में जितना उत्पाद कर सकते थे, अगर वही लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लगे रहते तो 15 गुना ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। बट जो भी एक तो मतलब इस प्रकार की फर्म्स हैं नहीं, और जो भी टेक्सटाइल फर्म है वहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर इनएफिशिएंट, पुरानी बाबा आदम की टेक्नोलॉजी लगा के रखी है। जैसा कि हमने फर्टिलाइजर सेक्टर में बात किया था, उसी प्रकार की चक्रव्यूह चैलेंज यहाँ पर भी है। जो कंपनियाँ चालू हुई वो बंद नहीं हो रही हैं, सिक इंडस्ट्री बोल के कहीं सरकार से पैसा लेके आते हैं ये वो करके। अगर उनको बंद करवा दिया जाए तो उनका जितना भी कैपिटल बाहर आ गया और वहाँ से लेबर बाहर आ गए, उनको कोई एफिशिएंट टेक्सटाइल फर्म में लगा दे तो बढ़िया बढ़िया काम हो सकता है। उसी अनुसंधान में वर्ल्ड बैंक और उसका स्टिचेस टू रिचेस रिपोर्ट बोलता है कि अगर चीन में बनने वाले कपड़ों का MRP 10% अगर बढ़ जाए, 10% महंगा हो जाए, तो भारत के अंदर 12 लाख नई नौकरियां खड़ी हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर 10% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहाँ पे बढ़ गया तो ये प्यूमा, एडिडास, नाइक, ये लोग उनका जो भी जीन्स टी शर्ट बनवाने थे चीन के बदले वो शिफ्ट करके आ जाएंगे कि भारत में करवा लेते हैं, राइट। तो अगर वो यहाँ पर ऐसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर टाइप की या कोई फॉर्म्स हैं, देन 12 लाख नए लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन दैट कंटेक्स्ट नए सर्वे ने सुझाया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसने बड़े शहरों से शिफ्ट होगी, छोटे शहरों पे जाना चाहिए। वाई? सर्वे ऑब्जर्व कि जो छोटे गांव थे वो धीरे धीरे बड़े हुए और वो बड़े गांव आजकल नगरों में, टाउन्स में तब्दील हो रहे हैं। अब क्योंकि गांव से शहर बन रहा है, टाउन बन रहा है, तो एग्रीकल्चर, खेती आसपास कम होने लगेगी, तो एग्रीकल्चर लेबर और उस प्रकार की काम भी अब कम मिलेंगे। लेकिन उसके सामने जो महिलाओं को अब काम ना मिलना बंद हो गया, राइट, पशुपालन अब वो नहीं करेंगी, खेत में काम करने नहीं जाएंगी, तो उसके सामने अगर उनको कोई और वीमेन फ्रेंडली एंटरप्राइज होती तो उनका लेबर हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे, बट वो हो नहीं रहा। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाए तो ये अपना काम हो जाएगा, और टेक्सटाइल वालों को भी मजा आएगा कि यहाँ पर ये छोटा शहर है तो यहाँ पर लैंड का कॉस्ट भी कम रहेगा, आराम से आपको ज़मीन मिल जाएगी नई फैक्ट्री लगाने के लिए, और महिलाओं का भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। देखिए महिला खुद के उसके पति के खेत में जाके अगर कोई काम करे, दैट इज़ गेनफुली शी इज़ नॉट एम्प्लॉयड, बट अगर ऐसी कोई फैक्ट्री बन गई तो गेनफुली पेड वर्क उसको मिलेगा, वो सारा पैसा वो अपने लिए, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लगाएगी, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और भविष्य में और अपने को अच्छा लेबर फोर्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। और महिलाओं को यहाँ पर ये भी सुविधा रहेगी फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं कि उसको सिलाई मशीन कंपनी दे दे और कि भाई इतना आप कापड़ लेके जाओ और हफ्ते के अंदर 10 शर्ट या 10 पैंट आपने सिल के हमको देने, राइट। तो घर से ही काम हो सकता है लाइक दैट। तो दोनों ही तरफ कंपनी को भी मजा है और महिलाओं को भी मजा, इस प्रकार का काम हो सकता है इफ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर शिफ्टेड टुवर्ड द स्मॉलर टाउन्स। इसके लिए सरकार ने अपनी पॉलिसी में कुछ सुधार करने चाहिए, ये डेप्रीशिएशन डिडक्शन दे दिया, XYZ कुछ करना चाहिए, ऐसा सर्वे ने सुझाव दिया है।
तो मतलब मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डिफेंस पॉलिसी समझ लिया, टेक्सटाइल को छोटे गांव शहरों में जाना चाहिए वो बात समझ लिया। अभी आते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बात की, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ या स्कीम्स बनाई हैं, और उसके बाद हम तुरंत द हिंदू बन जाएंगे, मतलब इसको क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए स्टार्टअप मतलब पहले दिन कोई सीधा फेसबुक $1 बिलियन कंपनी तो बनाएगा नहीं, राइट। पहले वो छोटी कंपनी होगी। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको प्रोत्साहन के लिए क्या योजनाएं हैं और स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए क्या योजनाएं, दोनों में बहुत जगह पे ओवरलैपिंग होता है, तो साथ में है हम लोग समझ लेंगे। पिछले वर्ष बनाया गया मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या था पिछले वर्ष के लेक्चर स्लाइड में मिल जाएगा। ये मुद्रा बैंक वालों ने ये किया है कि वो पैसा माइक्रो फाइनेंस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, उनके मार्फत नीचे लोन में पैसा घुमाया जाएगा। 3 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं। अप टू 50,000 रुपये का लोन हो तो बोलेंगे शिशु, उससे थोड़ा बड़ा 50,000 से 5 लाख का तो किशोर लोन, और उससे बड़ा 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक का तो तरुण। तो मतलब एमएसएमई स्टार्टअप वालों को इस प्रकार से लोन का पैसा मिल सकता है। आप याद करो किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का जो है फंडा, वहाँ पर कि 3 लाख तक की एग्रीकल्चर लोन तो 7% इंटरेस्ट पे ही देनी पड़ेगी। बट यहाँ इस प्रकार से कोई इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो तो डिपेंड करता है कि आपका मतलब वो एंटरप्रेन्योर का खुद का क्रेडिट प्रोफाइल, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, वो जो धंधा करने जा रहा है उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या है, उस प्रकार से बैंकों को छूट दी गई है। दे विल डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स। और ये पूरी जो तीनों शिशु किशोर तरुण है, दे आर कॉल्ड क्रेडिट प्लस अप्रोच से काम करेगी। मतलब क्रेडिट लोन का पैसा तो मिलेगा, प्लस उनको ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, मार्केटिंग वगैरह में मदद, ये सब भी कराया जाएगा। तो एक ये बात चल रही है। सेकंड, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया चल रहा है। उसका प्रयोजन ये है कि सिडबी वाले बैंकों में पैसा घुमाएंगे, कितना 10,000 करोड़। शर्त है हर एक बैंक का प्रत्येक ब्रांच ने कम से कम 1 लोन देना है SC/ST एंटरप्रेन्योर को और 1 लोन देना है महिला एंटरप्रेन्योर को। मतलब 2 स्टार्टअप वालों को इन्होंने मदद करनी है हर एक बैंक ब्रांच ने। कितनी लोन, तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की लोन। और शर्त है ग्रीनफील्ड नॉन फार्म प्रकार की ही लोन दे सकते हैं। मतलब खेती करनी है, नया खेत खरीदना है, उसके लिए लोन नहीं मिलेगी। मेरी साइकिल पंचर की दुकान है, उसमें 2 नए पंप खरीदने हैं, उसके लिए भी लोन नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट विल बी कॉल्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं, जो पहले से उसमें थोड़ा एक्सपांड में करना चाह रहा हूँ, नहीं। एकदम ग्रीनफील्ड नॉन फार्म मतलब नया ही, कोई ग्राउंड पे कुछ भी नहीं और मैं नया कर दूँ कि मोबाइल ऐप जिसकी मदद से आप साइकिल पंचर हो गया तो मुझे बुलाओ और मैं आ जाऊँगा, लाइक दैट। सो दैट विल बी कॉल्ड ग्रीनफील्ड नॉन फार्म। वहाँ 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है अंडर दिस स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सिडबी वाले और भी कर रहे हैं। ये तो देखिए, ये शिशु किशोर तरुण, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये क्या है, लोन प्रोडक्ट। मतलब आप पैसा आपको देंगे बट ब्याज और मुद्दल वापस करना है। इसके अलावा सिडबी वाले इंडिया एस्पिरेशन फंड लेके आए, ये अलग है। यहाँ पर वेंचर कैपिटल आपको दिया जाएगा, मतलब सीधा ब्याज मुद्दल परत नहीं करना है, जो मुनाफा होगा उसमें से आपने उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। वेंचर कैपिटल क्या होता है, आप बैकएंड में L2 सीरीज़ के पुराने फाइनेंस के लेक्चर देख लेना। और भी सिडबी वाले लेके आए स्माइल, दैट इज सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। मेक इन इंडिया में आपको पता होगा कि 25 सेक्टर्स के ऊपर खास सरकार भार देगी, तो वहाँ पर अगर कोई MSME इंडस्ट्री वाला आना चाहेगा तो वहाँ पर ये स्माइल के अंतर्गत उनको और मदद देंगे। इस साल के सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। वहाँ पर मैंने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों को आपने देखना चाहिए न्यूज़पेपर में बारीकी से। जैसे कि ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये कौन लागू कर रहा है। तुक्केबाजी में आपको लगेगा कि MSME इंडस्ट्री होगी, नहीं। ये इनका विज्ञापन इंडियन एक्सप्रेस में आया था, आप नीचे देखिए। दैट इज कौन लागू करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस प्रकार से सावध हो जाना है फॉर ईयर बुक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोन कैपिटल का पैसा तो लेके आए। अब आपने कंपनी शुरू करनी है तो टैक्सेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए क्या क्या सरकार ने प्रावधान किए हैं। मान लो कि नसीब खराब हो और जैसे कंपनी लोन में शुरू की थी और खड्डे में चली जाए, बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी कोड में कुछ ऐसे ट्यून अप किया जाएगा ताकि कंपनी शुरू करने के 90 ही दिनों में अगर आपको लगे कि ये तो मेरे को जमेगा नहीं, तो आप बैंकरप्सी फाइल कर सकते हो और आपको ज़्यादा परेशान किए बिना आराम से वो पूरा मसला हल कर दिया जाएगा। आगे बात, आपको पता होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के चलते ये कमर्शियल बैंक्स ने किसानों को पैसा लोन में देना पड़ता है, राइट। बट अगर किसान ने वो लोन में पैसा वापस नहीं किया तो हम लोग सरफासी एक्ट के अंतर्गत उसकी ज़मीन जब्त नहीं कर सकते। बट देर इज़ वन दिस DICGC, वो लोग डिपॉजिट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस वाले, कि वो आपका पैसा बैंक का सरभर कर देंगे। सेम भी अगर
किसी बैंक ने ये स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत किसी एंटरप्रेन्योर को पैसा दिया था और वो आदमी वापस पैसा नहीं कर पा रहा है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उस केस में एक नई नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें 500 करोड़ हर साल 4 साल करके इतने ढेर सारे पैसे वो लेके रखेगी और बैकअप में, ताकि कोई भी स्टार्टअप वाले को किसी भी बैंक ने लोन में पैसा दिया है और वापस नहीं आ रहा है, देन दिस कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट लोन, ताकि किसी बैंक को नुकसान ना हो और हर एक बैंक को प्रोत्साहन रहे कि वो आपको लोन दे। दूसरा मसला टैक्सेशन। मैं अपनी कोई ज़मीन बेच दूं और मुझे मुनाफा होगा तो देन कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, बट अगर मैं वो पैसा अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के जो मैंने पैसा लिया, मुझे जो मुनाफा हो वो सारा पैसा अगर मैं किसी स्टार्टअप के अंदर निवेश कर दूं तो कैपिटल गेंस टैक्स में मुझे माफ़ी मिल जाएगी, एक बात। उसी प्रकार वेंचर स्टार्टअप इंक्यूबेटर, उनके लिए भी इस प्रकार के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि वो लोग आपकी कंपनी में निवेश करते हैं और वो शेयर बेचने पर उनको फिर मुनाफा हो गया, देन ऑल्सो दे विल गेट सम बेनिफिट्स। उसी प्रकार आपने स्टार्टअप कंपनी चालू की तो पहले 3 वर्षों तक आपने इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यू आर एग्जेम्प्टेड। आगे बात, ये सब करने के लिए जब आपने स्टार्टअप के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी एक अलग से ऐप बनाई गई है, वहाँ पर आप एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन ये करना है आपको मिल जाएगा माल। आगे पॉल्यूशन वगैरह के लिए आपने म्यूनिसिपलिटी से ये परवानगी चाहिए, ये पॉल्यूशन बोर्ड से ये कराना है, मेरी कंपनी में 100 से अधिक लोग हैं तो इंडस्ट्रियल स्पीड में ये रजिस्ट्रेशन, बॉयलर एक्ट में ये करना है, वो पूरा इंस्पेक्टर राज भी खत्म। सेल्फ सर्टिफिकेशन आप खुद से ही यहाँ पर ऐप में टाइप कर दिया कि मैंने आई विल ऑब्लाइज, तो मतलब वो समझ जाएंगे और पहले 3 वर्षों तक कोई इंस्पेक्टर आके आपको परेशान नहीं करेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन। उसी अनुसंधान में याद रखना है UAM, दैट इज उद्योग आधार नंबर, UAN, ये MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। जैसे अपना आधार कार्ड का चलता है वैसे ये UAN उसका चल रहा है और MSME एंटरप्रेन्योर को ये नंबर दिया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वो नंबर वो हर एक बार कोड कर दे तो अपने आप वो सेल्फ कंप्लायंस वगैरह में उसका काम आराम से हो सकता है। उसने कोई हर बार मेरा क्लास 10 का ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब लोन का पैसा भी मिल गया, बैंक्रप्सी हो तो उससे भी बचा लिया, टैक्सेशन में भी और ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन भी मजा करा दिया। आगे क्या, मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री को नई कोई मोबाइल ऐप बनवानी है, आपकी स्टार्टअप कंपनी है, बट हेल्थ मिनिस्ट्री वाले जब टेंडर निकालेंगे वो ये बोलेंगे कि एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और कम से कम 100 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए, तो स्टार्टअप वाला तो कोई आदमी वो टेंडर भर ही नहीं पाएगा, राइट। तो ये भी बोला गया है कि जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाएगा तो इस प्रकार की कोई स्ट्रिंजेंट कंडीशन नहीं रखेंगे, स्टार्टअप वाले भी आराम से आ सके, उस प्रकार की कुछ वहाँ पर रिलैक्सेशन हम करेंगे ताकि वो एक्सपीरियंस कंपनी के सामने टिक सके। आगे, आप स्टार्टअप कंपनी चालू किया है, कुछ आपने नया इन्वेंशन कर दिया तो पेटेंट करना पड़ेगा, वहाँ पर पेटेंट फीस बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर 80% आपको माफ़ी दी जाएगी। और आपने पेटेंट भी वो चीज़ कर दी, फॉर एग्जांपल सपोज ये पावर पॉइंट रिमोट, मान लो ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं और मैंने ये इन्वेंशन मैंने किया, पेटेंट लगाए, बट हाउ विल आई कमर्शियलाइज दिस थिंग, प्लास्टिक में कैसे कहाँ से खरीदूँ, पूरा फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कैसे कराऊँ, मार्केटिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग कैसे करना है, राइट, वो सभी कमर्शियलाइजेशन करना, उसके लिए भी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। जिस अनुसंधान में गत वर्ष के बजट में अटल और सेतु लेके आए, ये नीति आयोग जिसके अंदर रहेगा एम, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, 500 करोड़ दिए थे। प्रयोजन क्या है कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अटल सेंटर, जहाँ पर कि इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्कूलों के अंदर भी कंपटीशन करे कि आप चित्र दौड़ो, ऐसा कुछ नया आइडिया लेके आओ, तो इनोवेशन के लिए अटल प्रोत्साहन करेगा। और फिर वो चीज़ उसे असल में हम कैसे प्रोड्यूस करें, उसके लिए इंक्यूबेशन करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, सेतु फंड वहाँ पर आपकी मदद करेगा। ऐसा ये चीज़ असल में कैसे लागू होगी, कॉस्ट शेयरिंग या क्या क्या करेंगे, उसके लिए 2016 फरवरी में नीति आयोग ने प्रोफेसर तरुण खन्ना की कमेटी बनाई थी, फिर वो कमेटी के आधार पे वो काम करेंगे। खैर वो क्या बातें चल रही हैं फॉर मेंस देखना पड़ेगा, प्रीलिम के लिए तो इतना ही काफ़ी है। नीति आयोग के नीचे अटल, अटल का क्या है इनोवेशन, सेतु क्या करेगा इंक्यूबेशन, और ये लागू कैसे करना है उसके लिए तरुण खन्ना प्रोफेसर कमेटी है। और क्या चल रहा है, MSME मिनिस्ट्री वाले ये स्कीम चला रहे हैं, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री, एस्पायर। मतलब कि ऐसे तो ये होता पायर ही, बट मार पीट के एब्रीवेशन करना है तो ए स्कीम फॉर लाइक दैट। फिर आपने को याद रखना है एस्पायर किसका है, MSME मिनिस्ट्री वालों का है। प्रयोजन क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर्स की मदद करना। देखिए स्टार्टअप वालों की, इनोवेटर की मदद करने के लिए तो बहुत कुछ लेके आए हम लोग, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये अपना एम एंड सेतु,
बट उनको जब वो चीज़ एक्चुअली प्रोड्यूस करनी हो, कमर्शलाइज करनी हो, तो इंक्यूबेटर चाहिए, जैसे वो मुर्गियों के अंडियों के लिए होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये है, वहाँ पर आप ये पूरे मशीनरी ग्राइंडिंग वगैरह देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर जाके पाउडर है, प्लास्टिक पैलेट्स, उसको ग्राइंड करूँ, मेल्ट करूँ, वहाँ से ये रिमोट बना दूँ, राइट, वो माइक्रोचिप मुझे बनाने में मदद करे, लाइक दैट। तो वो क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर, रादर कि मैं ये पूरी मशीनरी अपने घर पे या अपने से खरीदने के लिए जाऊँ। तो इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर्स को सीडबी के द्वारा मदद की जाएगी। कितने लोन में इतना पैसा और इतना ये फंडिंग कुछ देंगे। सब कुछ याद रखने का नहीं है, बस इतना कि एस्पायर का, तो एस्पायर में आई मतलब इंक्यूबेशन, उनको सीडबी के मार्फत मदद की जाएगी। और जितने ज़्यादा स्टार्टअप वालों को वो मदद करेगा इंक्यूबेशन सेंटर, उसकी उतनी ज़्यादा उसे और मदद मिलती जाएगी। अभी इंक्यूबेशन आईपीआर की बात कर रहे हैं तो थोड़ी थियरी देख लेते हैं। भारत के अंदर आईपीआर के लिए पॉलिसी, उसको अपडेट करने के लिए जस्टिस प्रभाश्री देवन कमेटी बनाई गई थी 2015 में। ये लिंक पे आप जाएंगे तो उसका क्या फंडा था वो सब मिल जाएगा। उस अनुसंधान में 2016 में सरकार नई आईपीआर पॉलिसी लेके आई। मुख्य परीक्षा के वक्त उसकी बात करेंगे। ये तो हुआ भारत। पूरे विश्व में आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अमेरिका वालों को अपने आईपीआर की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वो उनका ये स्पेशल 301 रिपोर्ट आता है। इस लिंक पे जाएंगे, वहाँ पर आपको माल मिल जाएगा। उसके नीचे और क्या, भारत के अंदर पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, इन सब का काम कौन देखता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। कुछ सालों में यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे कानून आप जोड़िए, तो मैंने क्रोनोलॉजिकली ही ये लिस्ट बनाया है। सबसे पहले पेटेंट का कानून बना था, फिर डिज़ाइन का, फिर ट्रेडमार्क का, लास्टली जीआई। अब ये ट्रेडमार्क के अनुसंधान में कौन सा चीज़ है, तो वीपो का मैड्रिड प्रोटोकॉल। और ये जीआई के अनुसंधान में कौन सा चीज़ है, तो वीपो का लिस्बन प्रोटोकॉल या ट्रीटी। आगे कॉपीराइट एक्ट 1957, तो वो काम कौन देखता था, पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन फिर लेटेस्ट अपना जो पॉलिसी हुई उसमें ये काम भी डीआईपीपी वालों को दे दिया है, तो कॉपीराइट भी वही लोग देखते हैं। डीआईपीपी बिकेम द नोडल एजेंसी फॉर दिस थिंग 2016 मई महीने से। आगे ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके रिलेटेड आईपीआर कौन देखता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड लास्टली प्लांट वेराइटी और सीड रिलेटेड कोई आईपीआर हो तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये मतलब ईयरबुक क्या मैच द फॉलोइंग या ऐसा कोई प्रश्न हो तो हमने समझ लिया। थोड़ा वर्ल्ड जियोग्राफी भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें हमने पढ़ी उस अनुसंधान में कि भाई ये लिस्बन तो पोर्टुगल के अंदर है और वहाँ वीपो का कौन सा ट्रीटी आप देख लेना घर पे। फिर ये मोरक्को, वहाँ पर माराकेश, तो वो वीपो का ट्रीटी। इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस कि ब्लाइंड पीपल का कॉपीराइट के अनुसंधान में ब्लाइंड पीपल के लिए हमने नई बुक्स निकाली हो तो पूरी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सके। फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो वो क्या करती है, उसके इस तरफ है या अपना अटलांटिक ओशन, बैकेंड में कौन सा सी है घर पे देख लेना। और ये जिब्राल्टर एज सच वो स्पेन के अंदर दिखता है अपने को, बट इट इज़ वन टाइप ऑफ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। तो मैप बेस्ड ऐसे कुछ सवाल निकल आते हैं, आप देखते रहिएगा। और भी एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, ये सब पढ़ूंगा नहीं और परीक्षा के लिए भी काम करनी छोड़ो। तो मतलब स्टार्टअप और एमएसएमई के प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या क्या किया, बहुत सारी बातें हमने देख ली। अब हम लोग द हिंदू बन जाते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये स्टार्टअप कर रहे हैं, बट ये एक प्रकार का एसेट बबल है और एक दिन ये फट जाएगा और पूरी सिस्टम खड्डे में चली जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? खास करके ये ऐप बुकिंग, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स, राइट, इनका यहाँ पर जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनका क्या माजरा होता है। फर्स्ट स्टेज में वो आपको एकदम बहुत सारी फ्री बाइज देंगी, कैशबैक, डीप डिस्काउंट, 5 रुपये की भी पेन खरीदनी हो तो मुफ्त में आपको घर पे डिलीवरी दे देंगे, राइट। तो मतलब वो अपना कैश बर्न करेंगे और जल्दी जल्दी अपना यूज़र बेस और सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि रजिस्टर हमारे पेटीएम में रजिस्टर कर लो तो 10 अपने को 4% डिस्काउंट एंड समथिंग लाइक दैट, तो तुरंत सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, राइट, तो यूज़र बेस बढ़ जाएगा और सेल भी इस प्रकार से बढ़ाएंगे। फिर वो अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराएंगे, जिसके 3 प्रमुख टाइप्स हैं। एक होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। फ्लिपकार्ट में दिन में 50,000 के 2 लैपटॉप बिक जाएं तो वो लोग बोलेंगे कि हमारा वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है।
आप समझ सकते हैं कि उसको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बट दे विल से कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से हमारा इतना वैल्यूएशन है। फिर कुछ ई कॉमर्स कंपनी वाले ऐसा करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे 1 लाख कस्टमर सब्सक्राइब हैं और हर एक बंदा एक महीने में कम से कम 100 रुपये की चीज़ तो खरीदता ही है, इसलिए 1 लाख मल्टीप्लाई विथ 100 लाइक दैट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोल के इतने बिलियन डॉलर की हमारी वैल्यूएशन है। फिर कुछ कंपनियां रेवेन्यू पर क्लिक करती हैं कि हमारी साइट पे डेली इतनी विजिट तो आती हैं और उसमें से इतने 5% लोग तो 100 रुपये की कम से कम चीज़ खरीदते ही हैं, एंड लाइक दैट इस प्रोजेक्शन में हमारा इतने बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। तो मतलब स्टार्टअप कंपनियों का ये एक कि पहले फ्री बाइज करके अपना यूज़र बेस बढ़ाओ, सेल्स दिखाओ और उस प्रकार से बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन। और इस स्टेज में आप देखिए दूसरे स्टेज में वैल्यूएशन कराया, फॉर एग्जांपल ओला कैब्स, उसकी खुद की कोई टैक्सी है नहीं, फिर भी 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। स्नैपडील 2010 से लेकर अभी तक 1 रुपये का मुनाफा नहीं किया, फिर भी 2 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन बोलते हैं। फ्लिपकार्ट वो 1 रुपया कमाता है तो सामने 2 रुपये 33 पैसे का नुकसान करता है, इन द सेंस कि वो कुरियर का खर्चा, फिर छोटे बच्चों को लेके वो एडवर्टाइजमेंट बना के का खर्चा एंड सो ऑन, और फिर भी इतनी नुकसान कर रहा है, फिर भी उसका वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। जोमेटो, अर्बन लैडर, बुक माई शो, पेपर फ्राई, जो भी इस प्रकार की ई बुकिंग एंड ई कॉमर्स और इस टाइप की वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, इन सभी का यही गेम चल रहा है। ये अपना वैल्यूएशन इतना बड़ा क्यों दिखाना चाहते हैं? ताकि उसको लेके वो फिर विदेश में कोई एंजल इन्वेस्टर, सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंड को अप्रोच करेंगे कि हमारी तो इतनी बड़ी कंपनी है, आप थोड़ा और पैसा दे दो तो हम और बढ़ सकते हैं, और वेंचर कैपिटल वाले उनको मदद करेंगे, क्योंकि इन सब का मिलके एंड गोल होता है कि भाई हम लोग आईपीओ लॉन्च करेंगे, अंत में इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करेंगे, और उस वक्त मेरे आपके जैसे लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो कितनी बड़ी अरबों रुपए की कंपनी है, चलो हम लोग भी सब्सक्राइब कर देते हैं, और फिर यही हमको एक शेयर मिल गया तो शेयर बाजार में इसको डबल दाम में हम तो बेच पाएंगे एंड सो ऑन, बट अल्टीमेटली दैट विल नॉट हैपन और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और अंत में सामान्य लोगों के पैसा ही इसमें डूब जाएगा, और जिन बैंकों ने इनको पैसा दिया है वो डूब जाएगा। एज सच साइंस ऑफ ट्रबल्स, ये आंधी के आसार देखने को मिल ही रहे हैं। जो फ्लिपकार्ट जिसका पहले 15 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था, वो अभी 2016 में मॉर्गन स्टैनली ने कम करके बोला ये तो 9 बिलियन डॉलर ही है। फ्लिपकार्ट वालों ने IIM अहमदाबाद से कुछ लड़कों को प्लेसमेंट दिया था, फिर बोला कि नहीं अभी नहीं, हमको दिसंबर से आप लोग नौकरी चालू करना, क्योंकि हमारी अभी कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग और पूरा काम चल रहा है। तो मतलब कि आपको मार्च में नौकरी का ऑर्डर तो दे दिया, बट असल में चालू होगी दिसंबर, तब तक कोई पगार या कुछ एक प्रकार से बेरोजगारी हो। फिर IIM ने उसका विरोध किया तो बोला कि कुछ नहीं, आपको 6 महीने या इतने के लिए 2-1.5 लाख रुपए हम दे देंगे, तब तक आप घर पे बैठे रहो। तो मतलब कि ये इस प्रकार की स्टार्टअप कंपनियां IIT IIM में प्लेसमेंट फेयर में भी आती हैं, लोगों को नौकरी भी देती हैं, बड़ा पैकेज भी देती हैं, वाई भी लुटाती हैं, बट असल में फिर दे आर नॉट गिविंग द जॉब, सैलरी आपका चालू नहीं होता है। वो लोग ये बोलते हैं कि अभी हमारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, हमने वो वेंचर कैपिटल में बोला था तो वहाँ से फंड आना बाकी है एंड लाइक दैट। और इसी का कुछ IIT वगैरह तो ये भी सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार के लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सो स्टार्टअप का पहला क्रिटिसिज्म सर्वे के हिसाब से कि 2 प्रकार के स्टार्टअप होते हैं, कुछ ऐसे कि जो कोई वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके सामने कुछ ऐसे कि जो केवल वैल्यूएशन की दौड़ में लगे हैं कि कैसा करके मैं अपनी बिलियन डॉलर कंपनी दिखा दूँ और कहीं से पैसा लेके IPO लॉन्च करूँ एंड अरबोपति बन जाऊँ। इस प्रकार के से शिफ्ट करा के हमने वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्टार्टअप दैट क्रिएट सम वैल्यू। सेकंड, अभी के लिए स्टार्टअप कंपनी वी हैव टू एक्सपांड देम ज्योग्राफिकली। अभी ये पूरा जो मूवमेंट चल रहा है वो केवल मेट्रोपॉलिटन टियर 1 सिटीज़ बेंगलोर के आसपास ही ये सीमित है, और वहाँ पर भी इस प्रकार के मतलब विदेश से आए लोग वो भी एक्टिव रहते हैं, तो वो पूरी गेम चल रही है वैल्यूएशन की रादर देन वैल्यू क्रिएशन। तो बेटर कि इससे आगे और एक्सपांड करिए, मतलब टायर 2 टायर 3 छोटे गांव शहरों तक स्टार्टअप मूवमेंट को लेके जाइए, ताकि वहाँ पर जो प्रतिभावान कुछ युवक हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाए और वो आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। एंड लास्टली सेक्टर वाइज भी एक्सपांड करना है। अभी के लिए ये पूरा स्टार्टअप कहाँ पर चल रहा है, IT रिलेटेड चीज़ें, ई कॉमर्स, फिर ऐप बुकिंग कराओ, ऐप के जरिए कुछ बुकिंग कराओ, इन तीनों के अंदर ही ये पूरी चीज़ें सीमित है, राइट। इससे बढ़ के किसी और सेक्टर में भी जाना है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में भी कुछ स्टार्टअप का मुहिम हम लोग आगे बढ़ाएं, देन इट विल बी बेनिफिशियल टू आवर इकोनॉमी एंड आवर कंट्री। तो ये कुछ बातें इकोनॉमिक सर्वे में की गई हैं, एंड लाइक दैट हमने जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अपना बात चल रहा था, बेरोजगारी के प्रकार देख लिए, अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल वो समझ लिया, रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल जो IDA और EPF ने किया है उसके चलते फॉर्मल गुड जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड वो समस्या देख ली,
वहाँ पर ईपीएफ में जो विड्रॉवल टैक्स के सरकार ने बदलाव किए थे और फिर लुढ़क गई, वो मसला भी समझ लिया। और अभी इस वाले वीडियो में हमने मेक इन इंडिया के नाम पे डिफेंस पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016, टेक्सटाइल को छोटे गांव शहरों की तरफ ले जाना है, स्टार्टअप उसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या और उसका क्रिटिसिज्म क्या, वो सारी बातें करी। सो लाइक दैट वी आर डन विद दिस मैन्युफैक्चरिंग पिलर अंडर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जीडीपी उसके रिलेटेड कुछ बातें करेंगे।